हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10 के जो पाठ नंबर 3 है उसमें धातुओं की रासायनिक गुण, भौतिक गुण ये चल रहे थे। तो हमने भौतिक गुण पढ़ लिए थे और रासायनिक गुणों में अब हम पढ़ते हैं कि धातुओं की जब अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं तो कैसी क्रिया होती है, देखते हैं। सबसे पहले धातु जो लेते हैं उसकी तनु अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है? लवण मिलता है। तनु जो अम्ल होता है, देखो अम्ल दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो तनु और एक सांद्र। तो ये हम पता कैसे करेंगे कि ये अम्ल तनु है और ये सांद्र है? तो उसकी जो सांद्रता होती है प्रति घन मीटर में, विलयन की सांद्रता जो होती है प्रति घन मीटर में, उस आधार पे हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई कोई भी जो अम्ल तनु है या सांद्र है, सामान्य रूप से जो तनु होते हैं वो पतले होते हैं, मतलब उसमें अम्ल का जो प्रतिशत वो कम होता है। तो यहाँ पर हम धातु की क्रिया करवा रहे हैं तनु अम्ल से, हमको प्राप्त क्या हो रहा है? लवण, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो ये बात हमको ध्यान में रखनी है कि धातु चाहे अपवाद स्वरूप हो सकते हैं, लगभग धातु अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। एक प्रयोग है उसको देखते हैं। सोडियम और पोटेशियम के अतिरिक्त करने हैं ये प्रयोग। सोडियम और पोटेशियम जो धातु है वो बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होती है, क्योंकि सामान्य वातावरण में उनको बाहर निकाल कर अभिक्रिया करवाना संभव नहीं हो पाता, इसलिए उनके साथ ये क्रियाएं संभव नहीं हैं। उनके अलावा जो अम्ल लेते हैं हम, वो डाइल्यूट HCl लेते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं। देखेंगे अभिक्रिया कैसे होगी कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जो मैग्नीशियम है, अपना एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, सारी की सारी जो अभिक्रिया हैं इस प्रकार होती है। सबसे पहले जो धातु है वो नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जन करेगी। नाइट्रिक अम्ल भी तनु अम्ल की श्रेणी में ही आता है। यहाँ पर जो HNO3 होता है वो एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न H2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। तो ये जो अभिक्रिया होगी उसमें अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन है उसका जल में परिवर्तन शीघ्र ही हो जाता है, इसलिए हमको पता नहीं चल पाता कि H2 गैस बनी भी है या नहीं बनी है। या फिर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का किसी ऑक्साइड जैसे N2O, NO और NO2, ये तीन ऑक्साइड है नाइट्रोजन के, में अपचयित हो जाता है। अगला जो तत्व है अपना मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये अति तनु, इनके लिए जो अम्ल लेंगे HNO3, ये बहुत ही ज़्यादा तनु लेंगे और उनके साथ ही हाइड्रोजन गैस बनाएगा। उसके बाद में हम बात करेंगे कि जो क्रियाशीलता है इसका घटता हुआ क्रम, ये प्रश्न आ सकता है बोर्ड में। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस, सबसे ज़्यादा सक्रिय जो मैग्नीशियम, उसके बाद में एल्यूमिनियम, उसके बाद में जिंक और उसके बाद में जो अपना लोहा है वो। तो ये क्रियाशीलता का क्रम है और ये जो अभिक्रिया होगी ये ऊष्माक्षेपी होगी। उसके बाद में बात करेंगे जो एक्वारेजिया होता है। एक्वारेजिया क्या होता है? सबसे पहले तो ये ध्यान में रखेंगे कि जो 3:1, 3 अनुपात तो होंगे अपने कंसंट्रेट HCl के और 1 अनुपात होगा अपना नाइट्रिक अम्ल का। मतलब 3 अनुपात होंगे HCl, 3 अणु ले सकते हैं HCl के,
समझना चाहे तो, और एक अणु ले लेंगे नाइट्रिक अम्ल का, तो इनको मिलाकर हम एक्वा रेजिया बनाएंगे। एक्वा रेजिया क्या काम आता है? ये प्रबल जो अभिकर्मक होता है, जिसमें जो अपने गोल्ड और प्लेटिनम है उनको भी ये गलाने में समर्थ होता है। संचारक होता है एक प्रकार का। जैसे अपने गांव में सोना धोने की जो मशीन होती है, उसमें जो काम में लिया जाने वाला पदार्थ है वो एक्वा रेजिया ही होता है। इसमें सोने के कुछ अंश गलकर टूट जाते हैं और अपना जो सोने के जेवर हैं वो बिल्कुल नए लगने लगते हैं, और अपन ये समझते हैं कि अपने जो गहने हैं वो नए हो गए, जबकि वास्तव में इसमें जो सोने की मात्रा है वो कम हो जाती है। तो ये एक्वा रेजिया होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि जो लवण है, धातु लवण, विलयन के साथ धातु में कैसे अभिक्रिया करती है। धातु लवणों का जो विलयन होता है उसके साथ अपनी अभिक्रियाएं धातुओं की। तो सबसे पहले चित्र के अनुसार लोहे की कील लेते हैं और लोहे की कील को धागे से बांधकर दो परख नलियों में लटका देते हैं। एक में कॉपर सल्फेट का विलयन होता है और दूसरे में आयरन सल्फेट का विलयन होता है। तो पिछले वीडियो में हमने जो अभिक्रिया पढ़ी थी, विस्थापन अभिक्रिया, उसी का उदाहरण है ये। यहाँ पर हम अभिक्रियाशीलता के आधार पे एक धातु दूसरे धातु को उसके स्थान से प्रतिस्थापित करेगा और उसका स्थान लेगा। तो धातु जो ए है, धातु ए जो है वो बी धातु के लवण से क्रिया करेगा, तो ए का तो लवण बन जाएगा और बी धातु अपन को प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब जो धातु ए है वो विलयन में चला जाएगा और जो विलयन में था वो हमको धातु प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं सक्रियता श्रेणी की। तो विभिन्न तत्व होते हैं, विभिन्न तत्वों को उनकी सक्रियता के आधार पर हम उनकी अभिक्रियाओं का निर्धारण करते हैं। जैसे यहाँ पर एक सक्रियता श्रेणी दिखाई गई है। उसके बाद में जो पोटेशियम है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस। तो ये सक्रियता श्रेणी होती है। उसके आधार पर जो सक्रिय धातु होती है वो कम सक्रिय धातु को, तो ये जो सक्रियता श्रेणी है उसके आधार पे जो अधिक क्रियाशील जो धातु है वो कम क्रियाशील धातु को उसके स्थान से हटा सकती है। ऊपर से नीचे जाने पर जो सक्रियता है वो कम हो रही है। इसका मतलब पोटेशियम सबसे ज़्यादा सक्रिय और जो गोल्ड है अपना वो सबसे कम सक्रिय होता है। और जो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातु है वो ऊपर आने वाली धातु से प्रतिस्थापित हो सकती है। सक्रियता श्रेणी का मतलब यही होता है। सक्रियता श्रेणी से जो रासायनिक अभिक्रिया है उनको समझने में मदद मिलती है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।